नमस्ते। दोपहरी कविता के सेशंस को आज हम लोग देखेंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद मौका मिला दोपहरी कविता को पुनः देखने का। दोपहरी कविता जो है शकुंत माथुर के द्वारा विरचित है, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था। यहां दोपहरी कविता में कवित्री दोपहरी कविता में कवित्री ये इंगित करना चाहिए है, ये बताना चाहिए है कि गर्मी की दोपहरी जो है, उस दोपहरी में, उस ग्रीष्म में, उस गर्मी में सबकी परेशानी बढ़ जाती है। प्रकृति भी परेशान हो जाती है। उसके पत्ते जो है, पेड़ों के पत्ते झुलस जाते हैं। लंबे लंबे दीर्घकाय पेड़ ऐसे लगने लगते हैं जैसे उसका अस्थिपंजर है, जैसे उसका अस्थिपंजर खड़ा हो। ऐसा लगने लगता है जैसे अकाल की स्थिति आ रही हो। तो यहां हमने देखा, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे से जली पड़ी थी। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के जो अवतार। इतने दूर तक कवित्री ने गर्मी के कारण प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को हमारे समक्ष रखने की कोशिश की है। कवित्री कहती हैं कि गर्मी की दोपहरी इतनी तप जाती है कि ऐसा लगता है जैसे मानो तारकोल से बने हुई सड़कों पर किसी ने अंगारे बिछा रखा हो। पेड़ों की स्थिति भी अच्छी नहीं रह जाती, पत्ते उस गर्मी के कारण झुलस जाते हैं। और बड़े बड़े पेड़ भी जो हैं, उनके पत्ते या तो झुलस कर गिर जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। मात्र केवल डालियां, शाखाएं ही दिखने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो वो पेड़ नहीं, पेड़ के कंकाल, पेड़ के स्केलेटन, पेड़ के अस्थि पंजर खड़े हो, जो निसंदेह यह सूचित करता है कि अकाल आने वाला है। तो यहां तक हमने देखा कि कवित्री के द्वारा दोपहरी का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हमने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस गर्मी का मेहनत कश यानी मजदूर वर्गों पर, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। गर्मी इतनी है कि कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। और उस विषम परिस्थिति में वो बेचारा कोचवान, जो कि घोड़े को चलाता है, उसकी विवशता है, उसकी लाचारी है कि अगर
अगर वो सवारी नहीं ढोएगा तो पैसे कहां से आएंगे? जब पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर भोजन कहां से मिलेगा? तो एक लाचारी है उसकी। इस लाचारी के कारण वो इस तपती हुई धूप में, तपते हुए सड़कों पर अपने घोड़े को दौड़ाने के लिए विवश है, लाचार है। और घोड़े की स्थिति भी ऐसी है कि वो भी इस गर्मी की धूप में, इस दोपहरी की धूप में वो भी बढ़ना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता है। लेकिन जब उसके पीठ पर चाबुक पड़ती है, घूम घूम बल खाती है सर्प सरीखी, सांप के समान काली चाबुक जब उस घोड़े के पीठ पर पड़ती है, तब वो घोड़ा विवश होकर के चल पड़ता है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े के गर्म पीठ पर। तो घोड़ा क्या हो गया है? दुबला हो गया है। दुबला होने का कारण क्या है? दुबला होने का कारण है कि गर्मी के कारण सारे घास पात जो है वो सूख गए हैं। सही भोजन नहीं मिल पा रहा है घोड़े को, इसलिए घोड़ा जो है वो दुबला हो गया है। तो बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा वह तार कोल की जली अंगीठी के ऊपर से। उसकी भी इच्छा नहीं है, घोड़े की भी इच्छा नहीं है कि वो बढ़े, इतनी धूप में वो आगे निकले। लेकिन जब उसके पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं, जब उसके पीठ पर चाबुक लगती है, तो वो फिर विवश होकर, लाचार होकर वो बढ़ना शुरू करता है, वो दौड़ना शुरू करता है अंगीठी के ऊपर से, वो तारकोल के बने हुए सड़कों के ऊपर से। और वो तारकोल की सड़कें ऐसी लगती है जैसे मानो किसी ने अंगीठी बिछा रखा है। यहां देखिए, हमारे सामने एक ही आग के दो शब्द आ गए आग के लिए। एक हुआ अंगारा, अंगारे से जली पड़ी थी, और यहां अंगीठी। एक ही आग के लिए दो शब्द दिए गए हैं। अंगारा कहते हैं, अंगारा कहते हैं धधकती हुई आग। और अंगीठी कहते हैं, अंगीठी कहते हैं जाड़े के समय में, या जो जिसे लोग तापने का काम करते हैं, पुलाव जिसे कहा जाता है ना, यानी छोटे छोटे अग्निकण, अग्निकण, ये अंगीठी। तो भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से, विवशता है, लाचारी है, न चाहते हुए भी उस घोड़े को और उस कोचवान को उस गर्मी में काम करना पड़ रहा है। तो यहां हमने देखा, ऊपर की कुछ पंक्तियों में हमने देखा कि गर्मी के कारण प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरी बात, और उसके बाद हमने देखा एक अकेला तांगा था दूरी पर, वहां से अंगीठी के ऊपर तक हमने देखा कि यहां पर किस तरह से हमारे समाज के मेहनत का स्वर्ग की व्यवस्था है, उस दोपहरी में भी काम कार्य करने के। पशुओं की व्यवस्था है कि कार्य करने की, छटपटाहट के बावजूद भी उसे कार्य करना पड़ रहा है। तो
प्रकृति भी इस दोपहरी से, गर्मी की दोपहरी में परेशान है, पशु भी इस दोपहरी की गर्मी में परेशान है, हमारा मेहनत कश वर्ग भी इस दोपहरी की गर्मी से परेशान है। आइए अब आगे देखते हैं। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। अब यहाँ एक ग्रामीण का वर्णन किया गया। गांव से आए हुए, गांव से शहर की ओर आने वाले एक ग्रामीण के ऊपर कवित्री ने प्रकाश डाला है। कवित्री के अनुसार ग्रामीण भी, गांव के लोग भी इस गर्मी से परेशान हैं। वो बेचारा ग्रामीण, गांव से आए हुए लोग जो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर मोटी कंधे पर लाठी रखे और लाठी में एक गठरी बांध करके रखे हुए हैं। वो गठरी कुछ नहीं है, वो गठरी उसका दुख की गठरी है। और वो जूता जो पहना हुआ है, जूता जो है वो फटे हुए हैं, उसके जूते फटे हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वो कंधे पर गठरी लादे हुए वो व्यक्ति शहर का नहीं बल्कि गांव का है, जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। उसके जूते ये बता रहे हैं कि ये गांव से आया हुआ आदमी है। अब आपके मन में आएगा कि जूते से कैसे पता चला? तो जूते से इसलिए पता चला क्योंकि वो गांव से आया हुआ आदमी धूल मिट्टी में चल करके आया हुआ आदमी, गरीबी के मार को झेल कर आया हुआ वो आदमी, वो जो जूता पहना हुआ है वो मैला कुचैला है, फटा हुआ है। शहर के लोग कि जूते फट भी जाते हैं तो उसकी जल्दी सिलाई करा लेते हैं और उसमें पॉलिश मारते रहते हैं, चमकता रहता है उसका जूता। लेकिन इस ग्रामीण का जूता जो है वो फटा हुआ है, मैला है, कुचैला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये आदमी गांव से आया हुआ आदमी है। और इसकी भी व्यवस्था है इसे गर्मी में चलने की। अगर ये नहीं आएगा, शहर में यह नहीं आएगा, तो इसे भी पैसे कहां से मिलेंगे? ये कमाएगा कैसे? रोजी रोटी के लिए उसे आना पड़ा है शहर में, यहां से पैसे कमाएंगे, अपने गांव में भेजेंगे, उन पैसों से उनके बच्चे, पत्नी, बच्चे, माता पिता को भोजन मिलेगा। इसलिए लाचारी है उस गांव के लोगों के साथ भी। लेकिन इस गर्मी में वो भी तप रहे हैं, परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, कभी यहां छुप रहे हैं, कभी वहां छुप रहे हैं। तो यहां पर इस गर्मी का ग्रामीण लोगों पर, ग्रामीण मतलब गांव के लोग, है ना, तो इस गर्मी का गांव के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, इसे बताने की कोशिश की गई है। आइए अब आगे देखते हैं। जिंदा रहने की कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। आगे देखते हैं। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब आइए, हमने देखा, सबसे पहले देखा कि प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा गर्मी का। उसके बाद हमने देखा पशु यानी घोड़े पर, घोड़े यानी पशु पर क्या प्रभाव पड़ा गर्मी का, उसे हमने देखा। फिर हमने देखा कि गांव के लोगों पर इस गर्मी का क्या प्रभाव पड़ा। और अब देखते हैं पक्षियों पर, चिड़िए पर
गांव के ये गर्मी का क्या प्रभाव, दोपहरी की गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे हम लोग देखते हैं इन पंक्तियों में। घर की खपरेलों के नीचे, गांव में जो घर है वो खपरे से बने हुए घर हैं। तो खपरेलों के नीचे मतलब खपड़े से बने हुए घर के नीचे चिड़िया दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में खड़ी धूप से। ये चिड़िया भी बाहर पेड़ों पर नहीं, क्योंकि पेड़ के पत्ते झुलस गए हैं, वहां उसे छाया नहीं मिल रही। वो चिड़िया जो है अब खपड़े से बने हुए इस घर के अंदर में घुस रही है। वहां पर भी उसे शीतलता नहीं मिलती, गर्मी के कारण उसकी चोंच जो है वो खुल गए हैं और कहीं कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह से उस खपड़े से बने हुए घर के अंदर वो छुपने की कोशिश कर रही है। गर्मी, दोपहर की गर्मी की इतनी बड़ी मार। तो आइए, यहां तक तो हमने देखा गरीबों की दोपहरी कैसी थी, प्रकृति की दोपहरी कैसी थी, जानवरों की दोपहरी कैसी थी, मेहनतकश वर्गों की दोपहरी कैसी थी, इसे हम लोगों ने देखा। आइए अब देखते हैं कि अमीरों की दोपहरी कैसी है। जो सुविधा संपन्न लोग हैं हमारे समाज के, अमीर वर्ग के लोग जो हैं हमारे समाज के, उनकी दोपहरी कैसी है, इसे देखते हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू, श्वान का अर्थ है कुत्ता, श्वान का क्या अर्थ है, कुत्ता। तो बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता सांस में तक। ये अमीर वर्ग के लोग खुद तो एयर कंडीशन में रहते हैं, वातानुकूलित परिवेश में रहते हैं, उनका पूरा घर वातानुकूलित है, उनकी गाड़ी वातानुकूलित है, एसी लगा हुआ है उसमें भी, यहां तक कि उनके कुत्तों का घर भी वातानुकूलित है। कभी कहती हैं कि बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। बड़े घरों के द्वारा पालित वो कुत्ता, वो भी बड़ी मजे में है, उसके लिए बड़ा सा टब रखा हुआ है और उस टब में ठंडा ठंडा पानी को रख दिया गया है फ्रिज से निकाल करके, है ना। और उस ठंडे पानी में वो श्वान, वो कुत्ते आराम से जेठ की दोपहरी, गर्मी की दोपहरी को बिता रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे समाज का वह वर्ग है जो इस चिलचिलाती धूप में भी कार्य करने के लिए विवश है, और एक वह वर्ग है जो कि गर्मी में खुद अपने कुत्ते को भी ठंडे ठंडे गर्म पानी, ये ठंडे ठंडे पानी की व्यवस्था कर दिए हैं, बड़े से टब में ठंडे पानी की व्यवस्था कर दिए हैं, और उस ठंडे पानी में उसका कुत्ता जो है आंख मूंद करके सोया हुआ है, आराम फरमा रहा है। शाम तक, सांझ होते तक घर के बाहर लोग निकलना नहीं चाहते,
जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाहर की गर्मी जोर का थप्पड़ गाल में मार रहा हो, कह रहा हो कि तुम बाहर क्यों निकला, जा घर के अंदर रह, बहुत गर्मी है। संध्या की चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। शाम के समय भी जो कहा जाए कि बहुत ज्यादा चहल पहल रहता है वातावरण में, वो नहीं दिखता गर्मी के समय में। तो बेटे ये जो कविता हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कवित्री ने एक तीर से दो शिकार करने का कोशिश किया है। पहला तो उन्होंने बताना चाहा है कवित्री ने कि ये जेठ की दोपहरी से सब परेशान है, प्रकृति भी परेशान है, पशु भी परेशान है, पक्षी भी परेशान है, मेहनत कश वर्ग भी परेशान है, गांव के लोग भी परेशान है, अमीर भी परेशान है क्योंकि वो बाहर निकलना नहीं चाहते शाम तक भी। ये परेशानी है वातावरण में दोपहर की गर्मी के कारण। दूसरी तरफ कवित्री ने एक तीर हमारी सामाजिक विसंगति पर भी चलाने की कोशिश की है। वो कहना चाहेंगे कि समाज में दोहरी नीति वाली ये समाज है। एक वह वर्ग जो मेहनत कश वर्ग है, रोज कमाते हैं, खाते हैं, वो उस गर्मी में भी कार्य करने के लिए विवश है, सुविधाओं से हीन है। और एक वह वर्ग है जो कि दूसरे के कमाए पर मौज का जीवन जी रहे हैं, अमीरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहां पर कवित्री ने दोहरा प्रहार किया है। मुझे लगता है कि ये आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे सूचित करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर। प्रश्नोत्तर की अब बात रही तो प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।